बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। सेनेट के इलेक्शन 3 मार्च को हो रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने उम्मीदवार भी नॉमिनेट कर दिए, उनके कागज़ों की जांच पड़ताल वगैरह का काम भी शुरू है। लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो सका कि इलेक्शन ओपन बैलेटिंग के ज़रिए होंगे या वही पुराना तरीका खुफिया रखा जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि इस चीज़ का एतराज़ हम हमेशा सुनते रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन में वोट खरीदे जाते हैं और सूबाई असम्बलियों के मेंबर जिन्होंने कि वोटिंग में हिस्सा लेना होता है वो बड़ी मोटी मोटी रकमें मांगते हैं। और अभी आजकल की बात जो कहा जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि अभी रेट जो है एक वोट का 70 करोड़ रुपए तक पहुंचा है। और इसी तरह बाज़ लोग इसकी बात कर रहे हैं कि ये 70 करोड़ से 1 अरब रुपए तक चला जाएगा। सोचने की बात यह है कि सेनेट की मेंबरशिप, पहली बात तो ये कि सिर्फ पैसे के जोर पे, और जो 70 करोड़ रुपया एक वोट पे लगाएगा और अपने एक इलेक्शन के ऊपर वो 1.5-2 अरब या 3 अरब रुपया खर्च करेगा, क्या उस शख्स के पास ये सारी जायज आमदन होगी? जायज आमदन का तो थोड़ा सा हिस्सा भी किसी को बिला वजह देते हुए तकलीफ होती है। और फिर जब आप इतनी कसीर रकम खर्च करेंगे तो सेनेटर की हैसियत से आपकी कोशिश यही रहेगी कि पैसा बनाया जाए और वापस लाया जाए ताकि आइंदा फिर इलेक्शन में काम आ सके और आप अपनी हैसियत और पोजीशन का फ़ायदा उठाएंगे। और तीसरा जो मसला है वो ये है कि जो शख्स पैसे की बुनियाद पे आएगा वो मेरिट की बुनियाद पे तो नहीं आया। वो तो उसकी जेब में पैसे थे, वो नारकोटिक्स बेचने के थे, स्मगलिंग के थे, टैक्स चोरी के थे, क्या था, जो भी था वो आपने देखा कि उसने लगा के वोट खरीद के सेनेट में अपने लिए जगह बना ली। लेकिन ये तो वाजे है कि अगर उसकी तालीम होती, अगर उसका पॉलिटिकल कैरियर होता, अगर उसमें इतनी अहलियत होती कि वो मुल्क की खिदमत कर सकता था तो फिर शायद पैसा लगाने का तो सोचता भी ना। लेकिन होता यही है कि आप अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए, अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए, सेनेटर का नाम साथ लिखने के लिए लंबी रकमें लगा देते हैं। फिर वही सिलसिला आगे करप्शन का चलता रहता है। बिल आखिर जो नुकसान होता है वो पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान को एक तरफ तो मेरिट पे आदमी कोई नहीं मिलता, ये पैसे वाला जाता है अंदर, उनकी सेनेट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती। आप देखिए तो अक्सर औकात उनमें से अक्सर लोग हैं जिनकी आवाज़ कभी नहीं सुनी सेनेट में, उनकी शक्लें नहीं देखी, वो कहाँ हैं, क्या करते हैं किसी को मालूम नहीं, लेकिन वो अपने पैसे के बलबूते पे अपने नाम के साथ सेनेटर लिख सकते हैं 6 साल के लिए। और ये तो मुल्क का नुकसान एक तरफ हुआ, और मुल्क का दूसरा नुकसान खजाने का, क्योंकि फिर अब उसने लूट मार करके तो वो पैसा उसने वापस निकालना है जो उसने अपने सेनेट की टिकटें खरीदने पे लगाया था। ये किस्सा शुरू यूं हुआ कि पीटीआई की हुकूमत है। पीटीआई ने पिछली दफ़ा भी 2018 के इलेक्शन में भी ये प्रॉब्लम देखी थी कि उनके कोई 20-21 लोगों ने वोट अपने बेचे और किसी और को दे दिए। और फिर पीटीआई ने अपने अंदाजे के मुताबिक जिन लोगों को समझा कि वो इसके मुजरिम हैं उनको निकाल दिया पार्टी से। अब पीटीआई का ख्याल था कि अगर उनका मंशूर ये है कि हमने मुल्क से करप्शन ख़त्म करनी है तो ये ज़रूरी है कि सेनेट के इलेक्शन आ गए, इस पे पहले सबसे पहले इस पे करप्शन ख़त्म की जाए ताकि ये एक अच्छी आप कह लीजिए कि तारीख रकम हो सके। लिहाजा उन्होंने कहा कि जी ओपन बैलेटिंग से हम इस इलेक्शन को करवाएंगे। पार्लियामेंट में ये बात गई, लेकिन पार्लियामेंट में आपने देखा कि हंगामा हुआ और जो पार्लियामेंट में बैठी हुई दूसरी पार्टीज हैं अपोजिशन की, उन्होंने इस बिल को आगे जाने नहीं दिया, बिल पे बहस नहीं हो सकी। हालांकि ये सारी वो पार्टियां हैं जिन्होंने मिसाक जमहूरियत में ये लिखा था कि इस करप्शन को रोकने के लिए सेनेट की ओपन बैलेटिंग करवाई जाएगी। लेकिन आज सिर्फ इमरान खान के या पीटीआई के बोगस में उन्होंने अपनी कौम का जो लंबे वक्त के लिए एक कौम को फायदा पहुंच सकता था उसको बिल्कुल दरकिनार रखा, उसको थूक दिया उसके ऊपर। हो सकता है कि आज इस बिल के बनने से, पास होने से पीटीआई को फायदा पहुंचे, बिल्कुल हो सकता है, उनकी नीयतें भी यही हों।
लेकिन क्या पीटीआई हमेशा बैठी रहेगी हुकूमत में, या उन्हीं के लोग आगे सेनेट में होंगे? कल आपके लोग भी जो हैं वो आपकी पार्टियां भी फायदा उठा सकती हैं, पीडीएम की पार्टी भी। और ये मुझे याद आता है जब सेनेट के चेयरमैन का किस्सा था, उसके लिए वोट हुआ और वो चूंकि ओपन बैलेटिंग नहीं थी तो शोर मच गया कि जनाब वोट खरीदे गए। खुद नून लीग के 10-11 लोग जो हैं वो बिके। इसी तरह आप देख लीजिए कि जेयूआई के 3 लोग कहा जाता था कि बिक गए हैं, और वो बिके क्योंकि इन्होंने उस वक्त कहा था कि हम तहकीक करेंगे, हम कमेटियां बना दी कि हम तहकीक करेंगे, लेके आएंगे सामने जी किन लोगों ने ये वोट बेचे हैं। लेकिन बाद में सारा मामला गोल हो गया। उससे यूं लगता है कि सब मिले हुए थे आपस में। और ये आज जब एक मौका आया कि आप अपने ओपन बैलेटिंग से करें तो ये आपने मौका खो दिया। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सवालात वगैरह किए, जो मुझे सुप्रीम कोर्ट की बातों से समय लगी। उन्होंने कहा जी कि इस बात पे तो हमारा इत्तफाक है कि करप्शन रुकनी चाहिए, लेकिन करप्शन रोकने के लिए कोई और जरिया भी होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनको हाजिर किया हुआ है, उनका वकील साथ था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जी कि आर्टिकल 226 जो कि हमारे आइन का है वो ये कहता है कि खुफिया बैलेटिंग होगी, और खुफिया बैलेटिंग को अगर बदलना है तो फिर आपको कानून में तब्दीली करनी है। आइन में तब्दीली का मतलब यह कि पार्लियामेंट करे। अब ये तो सबको पता है कि खुफिया बैलेटिंग है, और खुफिया बैलेटिंग असूलन एक अच्छी चीज है, लेकिन लोग ईमानदार हो तो तब है ना। अगर अपने बेचने वाले हैं, लोग वोट बेचते हैं, तो फिर खुफिया बैलेटिंग में तो ये मुसीबत आपकी जान नहीं छोड़ेगी। वरना तो हर आदमी को हक हासिल है कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दे, और उसमें वो अपनी पार्टी लाइन से अगर इनहराफ भी उसको करना पड़ता है तो करे। वो कह सकता है कि जी मेरा ज़मीर नहीं मानता, मैं फलां आदमी को अच्छा नहीं समझता, इसलिए वोट नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ मुश्किल ये है कि वोट ना देने का मतलब यह है कि आपने पैसे ले लिए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि ठीक है, आप जितनी किसी की सीटें प्रोविंशियल असेंबली में हों उसी तनासब से उसको वहाँ मिल जाएं सेनेट में, लेकिन फिर इलेक्शन कराने की जरूरत क्या है? फिर तो जैसे खवातीन की सीटों को आप प्रपोर्शनेटली दे देते हैं उसी तरह वो भी दे दें। लेकिन असल चीज़ ये है कि ये इलेक्शन होने का मतलब यही है कि लोग अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दें, और मुनासिब जो कैंडिडेट्स हैं, मुनासिब उम्मीदवार हैं, उनको सिलेक्ट किया जाए जो हमारे मुल्क के लिए मुफाद में हो। लिहाजा बिल आखिर तो आपको इलेक्शन करवाना ही है, वो खुफिया का फैसला हो या ओपन बैलेटिंग का, ये तो करना होगा। वरना अगर आप करप्शन को चलता रखें तो मुल्क का सरासर नुकसान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सवाए अपने इस बयान के कि वो आर्टिकल 226 जो है उसको अमेंड किया जाए, उसके अलावा वो कोई ख़ास तजवीज़ न दे सके, जिससे यूं लगता है कि बिल आखिर ये वोट फरोख्त होने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। अब आइन में तरमीम पॉलिटिकल पार्टी करनी नहीं चाहती, पार्लियामेंट में जाते नहीं, पार्लियामेंट तकरीबन गैर फाल हुई पड़ी है। और सदारती ऑर्डिनेंस जो आया था वो उसको लिंक किया गया था, मशरूत किया गया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ। सुप्रीम कोर्ट इस पोजीशन में नहीं है कि वो दो टोकिया कह सके कि जनाब आप ओपन बैलेटिंग कराएं, क्योंकि वो कानून तो नहीं बना सकते, कानून बदल नहीं सकते, ये उनकी दस्तरस में नहीं है, ये पार्लियामेंट का ही काम है। नतीजा ये कि यूं लगता है कि अब हम उस मोड़ पे आ चुके हैं जहां वोटों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला सिक्का बंद और वो जारी रहेगा। अब चीज ये है कि दूसरा हल हमारे पास क्या था। ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज करप्शन के खिलाफ बात तो करते हैं, लेकिन कभी इन्होंने अपने गिरबानों में झांक के देखा है कि ये जो कैंडिडेट चुनते हैं, जिसको ये टिकट देते हैं, वो किस मयार पे आप चुनते हैं? क्या आपकी समझ में ये नहीं आता कि आपने जब प्रोविंशियल असेंबलियों में टिकटें देनी है, सेनेट के लिए टिकट देनी है, कहीं और टिकट देनी है, तो आप भी को मयार रखें। अगर सेनेट में आप टिकट देंगे किसी ऐसे आदमी को जिसके पास अरबों रुपया है और उसकी और अहलियत कुछ नहीं है और उसका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन भी उसकी कुछ नहीं है, तो गलती तो आपने शुरू की कि वो खरीदेगा वोट। बिल्कुल क्यों नहीं खरीदेगा वो। और अगर आप एक जेन्युइन वर्कर को वोट देते हैं, ये टिकट देते हैं, और वो पैसे नहीं उसके पास, वो सिर्फ अपनी कारकर्दगी पे वोट लेना चाहता है, तो फिर वो कारकर्दगी की बुनियाद पे अपने लिए कैंपेनिंग करेगा। इसी तरह प्रोविंशियल असेंबलियों में अगर आपने बिकाऊ माल रखा हुआ है तो कसूर तो आपका है कि आपने चोरों को वोट दे दिया या चोरों को टिकट दे दिया इलेक्शन के लिए। आपने क्यों ना सोचा उस वक्त कि किसी ऑनेस्ट आदमी को टिकट देना चाहिए, किसी अच्छे आदमी को देना चाहिए। जरूरत इस बात की है
कि पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने लिए कुछ मयार मुकर्रर करें। और मयार क्या है कि आप हर आदमी जो उम्मीदवार है जो चाहता है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले, उसको पार्टी टिकट दे, उसको चाहिए कि पार्टी में अपना पूरा एक ब्रीफ जमा कराए कि उसकी अहलियत क्या है, उसकी तालीम क्या है, उसने पॉलिटिकल फील्ड में कितना काम किया है, उसका तजर्बा, उसकी कंट्रीब्यूशन। और फिर अगर आपके पास 100 कैंडिडेट आए, आपने 10 में टिकट 10 को टिकट देनी है, तो 100 में से आपको फिर आप कमेटी बिठा के उनका जायजा ले सकते हैं और फिर उसमें से मेरिट आप निकाल सकते हैं। लेकिन आप कोई मयार खुद ना रखें। आप कहें हम डाकू को भी टिकट देंगे, चोर को भी देंगे, सब किसी को देंगे और फिर खुफिया बैलेट नहीं होगा। अब ये होगा, अगर कानून खुफिया बैलेट नहीं इजाजत देता तो कम से कम आप तो टिकट दुरुस्त लोगों को दे सकते थे। असल दुख यहां पे है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हर पार्टी में अपने चहेतों को नवाजते हैं और उस नवाजने ने ही बेड़ा गर्क किया हुआ है कि फिर वो बाहर निकल के तो वो लूटमार का काम शुरू कर देते हैं और पार्टी लीडर्स खुद भी इस काम पे लगे हुए हैं। नतीजा ये कि अगर पार्टियां खुद पैसे लेके टिकट देती हैं तो उसमें पैसे वाले ने फिर हर जगह पैसा लगाना है और पैसा बनाना है। सो ये सिस्टम सिर्फ कानून बदलने से नहीं, पार्टियों का अपना माहौल, पार्टियों के अपने अंदर इखलाकी मयार को बदलने से हकीकी तब्दीली आ सकती है, वरना कानून बदलने से भी ये सिस्टम तब्दील नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।